फाइन। सो अब हम लोग मसाला पूरी भी खत्म हो गया और हम चले जाएंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज अब से अपना चैप्टर शुरू हो रहा है, बट स्टिल वी आर इनटू द बेसिक्स, दैट इज थ्योरी वाला पार्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उस पहले पॉइंट में अब हम चौथा पॉइंट बढ़ने जाएंगे, राइट। दिस वाज आवर फर्स्ट हेडिंग, दैट इज बेसिक्स। उसका जो चौथा पॉइंट बढ़ने जाएंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, दैट इज फैक्टर्स। किस चीज के फैक्टर्स? which helps us in determining or calculating depreciation। वो फैक्टर्स जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली छोड़ मेन मुद्दे पे आ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेटा तू कोई भी मेथड यूज कर रहा हो, तुझे स्ट्रेट लाइन एंड WDV दो मेथड याद होंगी। बेटा तू कोई भी मेथड यूज कर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तुझे कभी भी अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तेरे को 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत है। रिपीट, तो वापस कहता हूं, तो कोई भी मेथड फॉलो कर, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर, WDV फॉलो कर, या और भी बहुत सारी मेथड जो हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी मेथड फॉलो कर। एक चीज क्लियर रख ले, तेरे को कुछ फैक्टर्स है, मतलब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो अवेलेबल होना जरूरी है। जब तक तेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकता इन एनी ऑफ द गिवन मेथड्स। सो व्हाट आर दीज 3 फैक्टर्स? ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिसके बिना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो आपको पता होगा सबसे पहला और बेसिक जो फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ असेट, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहला आपको पता है 3 आइटम्स इंपॉर्टेंट है। एक है कॉस्ट ऑफ असेट। अगर मुझे किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इन एनी ऑफ द मेथड्स, मुझे सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना जरूरी है? मुझे ये पता होना चाहिए कि एसेट मैंने कितने में खरीदा। से फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर खरीदा है और उस कंप्यूटर को मुझे डेप्रिसिएशन करना है, मे बी स्ट्रेट लाइन, मे बी रिटन डाउन वैल्यू या कोई और मेथड होता है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मैं कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा? तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए वो आखिर वो एसेट मैंने कितने में खरीदा। डन। दूसरा पॉइंट तेरे को भी बताया क्या होता है बेटा, यूजफुल लाइफ। उसको अपन क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब इसको पर मैंने थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है। दूसरा देखो अमाउंट या फिगर अवेलेबल होना चाहिए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपको याद है कि हम लोग कौन से लाइफ की बात करते हैं? किया हमने प्रीवियस इसमें डिस्कशन, बना नहीं करना, और हो गए। कौन सी लाइफ, क्या वर्ड यूज किया गया था उसकी? इकोनॉमिक लाइफ चाहिए क्या आपने को? अरे कौन सी इकोनॉमिक लाइफ? एक्चुअल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ चाहिए। उसकी एक्चुअल लाइफ क्या थी उससे फर्क नहीं पड़ता। याद है स्कूटर का एग्जांपल लिया था, कोई एसेट मे बी 15-20 साल चल सकता है। एक कंप्यूटर अगर आप चलाना चाहो तो शायद आज से 10 साल पुराना कंप्यूटर भी आप यूज कर सकते हो, बट लॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली बिजनेस में मैंने एक कंप्यूटर 4 साल से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होती जाती है कि मेरे को लगता है कि 3 to 4 years में मेरा कंप्यूटर आउटडेटेड हो जाएगा एंड आई शुड रिप्लेस इट। इवन दो 4 साल के बाद मैं उस कंप्यूटर को यूज कर पाऊंगा, प्रैक्टिकली वो यूजेबल रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हम कौन सी लाइफ लेते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। तो आपको पहले क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि वो एसेट आपने कितने में खरीदा। आपको फिर दूसरा काम करना, उसकी लाइफ एस्टिमेट करनी है कि कितना उसका यूजफुल लाइफ रहेगा। और एक तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुझे पता होनी चाहिए, दैट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। उसका आप स्क्रैप वैल्यू कह सकते हो, सैल्वेज वैल्यू कह सकते हो, रेसिडुअल वैल्यू। ये क्या होता है? आपने जब एसेट खरीदा, मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो आपको बेसिक पता है, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो रिलेट करें मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूँ तो बेसिक चीज क्लियर हो जाती है। एसेट में क्या इंक्लूड होता है? उस एसेट के खरीदते वक्त किए जाने वाले सारे कॉस्ट एसेट में ऐड होते हैं। बेसिक था बोलो, हम डिटेल पढ़ेंगे उसका, बट बेसिक आज तक का हमारा जो नॉलेज है वो ये कहता है, अगर मैं कोई फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो उसको खरीदते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा से फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज का, जो मेरा बंदा था जिससे मैंने खरीदा उसने बोला सर आपका ऑफिस नासिक रोड में दूर कहीं पर है, आई नीड टू ट्रांसपोर्ट इट, एंड ट्रांसपोर्ट का आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। ओके फाइन।
फिर बोलता सर एक काम करें, मेरा इंजीनियर आएगा, वो आपका कंप्यूटर इंस्टॉल करके देगा, क्योंकि कंप्यूटर मतलब मैं लैपटॉप नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ मेरे एग्जाम्पल में, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं इंजीनियर भेजूंगा मेरा, उसका 1000 रुपीज लगेगा। ओके भाई, लूट ले भाई, लूट ले और लूट ले। तो बोलता सर बस इतना ही लूटना था, हो गया, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। तो फाइनली मेरे को कंप्यूटर कितने में पड़ा, 30,000 वाज इट्स प्राइस, 1000 वाज इट्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एंड 1000 वाज इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो मुझे करना पड़ा जिससे वो एसेट यूज हुआ। मैंने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। हमें एसेट क्या करना है, रेडी टू यूज। तो एसेट रेडी टू यूज होना जरूरी है। तो जब तक मेरा एसेट रेडी टू यूज हो रहा है तब तक का कॉस्ट उसमें क्या होता है, ऐड होता है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द बेसिक्स व्हाट वी हैव heard, what we have studied till now। हम उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज से रिलेट करेंगे बाद में और उसको और डिटेल में समझाऊंगा मैं, बट पहले एक बार बेसिक से रिवाइज कर रहा है। सॉरी। तो आपने उस एसेट को खरीदा, उस खरीदते वक्त उस एसेट को क्या किया गया, रेडी टू यूज। तो रेडी टू यूज तक होने वाला खर्चा एसेट के किस में इंक्लूड हुआ, कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो एसेट के कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, एसेट का परचेज प्राइस प्लस उसको रेडी टू यूज करने का, हमने रेडी यूज किया था उसको लोकेशन एंड कंडीशन तक, इंटेंडेड यूज के लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने का कॉस्ट आपके एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। मना नहीं करना, हमने डिस्कस किया हुआ है, उसके प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन तक लाने का कॉस्ट, तो वो ऐड हो जाता है। तो अब मेरे एग्जांपल में कंप्यूटर में को कितने का पड़ा, 32,000, दैट इज 30,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, राइट। सॉरी। अब जब मेरे पास कंप्यूटर आया, सामने डेस्क पे कंप्यूटर पड़ा है और मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं बोलता हूँ हाय कंप्यूटर, वेलकम। कंप्यूटर बोलता थैंक यू जुगल सर। बोला भाई कंप्यूटर तू मुझे बताओ, मुझे ऐसा लगता है तो कितने सालों तक यूज होगा। तो कंप्यूटर बोलता सर मेरा लाइफ तो 10 साल, 10 साल तक चलूंगा, आप टेंशन ना लें। बोला पगले चुप, तू 10 साल तक चलेगा बट मेरे को तो वो 10 साल तक नहीं चलाना। मेरे को तो जितने टाइम तक तेरे से बेनिफिट अच्छे लेवल पे रीप होगा तब तक होगा, उसका अपने देखो कल्टी ये निकाल, ज्यादा लाड़ पे नहीं, एसेट औकात में रहे तेरे, राइट का, ज्यादा दिल में मत आना, दूर एकदम। भाई तेरे को मैं यूज करूंगा सिर्फ 4 साल। तो जब मैंने एसेट खरीदा, मेरे लैंग्वेज समझ, जिस दिन खरीदा उसी दिन आप मनहूस चीजें सोच रहे हो। जिस दिन आपने एसेट खरीदा उसी दिन आपको क्या करना है, गलत गंदा सोचना है। गंदा मतलब आपको ये सोचना है कि अगर इस एसेट को मैं कब तक यूज करूंगा और कब इसको चलता बनाऊंगा, चल निकल, मतलब उसको कब तक यूज करें, समझे 2 मिनट। आज तो खुशी का दिन, आज तो पेड़े मिठाई बांटने का दिन, हमने नया कंप्यूटर खरीदा उस चीज का, बट इस खुशी वाले दिन में हम गंदी गंदी बातें सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि एसेट कब तक हमारे पास रहेगा। तो आपको उसी दिन ये कैलकुलेशन कर लेना कि कब तक आप उसे यूज करोगे। मैंने कर दिया, कौन सी लाइफ देखोगे, इकोनॉमिक लाइफ देखोगे, ऐसे लिए इसे क्या कहा जाता है, यूजफुल लाइफ। बट भूलियो मत बेटा, ये क्या है, मेरी एस्टिमेटेड। जरूरी नहीं है कि तू, मैंने मेरे एग्जांपल में 4 साल एस्टिमेट किया, लाइफ इज नॉट एक्चुअल फॉर दैट, एस्टिमेट किया। जरूरी 4 साल यूज करूँ, मैं 5-6 साल भी यूज कर सकता हूँ, शायद मैं 1 साल या 2 साल में भी उस एसेट को बेच दूंगा। पर ये 1 साल 2 साल में बेच रहा हूँ कि 5 या 6 साल यूज कर रहा हूँ, ये डिसीजन मैं आज नहीं ले सकता, या ये पिक्चर आज मेरे सामने क्लियर नहीं है। ये क्लैरिटी कब आएगी मुझे मेरी लाइफ में, ये समझेगा कब, समय गुजरने के बाद। बट वो तो फ्यूचर है, फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता कल क्या होगा। किसने सोचा था कोरोना वायरस आएगा और हम लॉकडाउन के घर में बैठे रहेंगे, ऐसी सोच भी कभी आई थी हमारे दिमाग में, राइट। इतना मनहूस ख्वाब हमने कभी देखे थे क्या, कभी नहीं देखे। तो फ्यूचर में क्या होगा, इट्स अनसर्टन, राइट। अब तो भरोसा हो गया कोरोना का कि भाई फ्यूचर सच में अनसर्टन है, भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब अनसर्टन है। तो माय मेन पॉइंट इज, फ्यूचर में उस एसेट को मैं सच्ची में 4 साल यूज करूंगा, नहीं करूंगा, या कितने साल यूज करूंगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, इजंट इट सो। तो आज उन सब चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत है। आज तो एक रीजनेबल एस्टिमेट कर कि तू उस एसेट को कितने साल तक यूज करेगा। मेरा रीजनेबल एस्टिमेट कहता है कि मैं उस एसेट को 4 साल तक यूज करूंगा, तो मैंने लाइफ दूंगी, बट बेटा वापस वर्ड यूज कर रहा हूँ, एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं है। डन क्या? उसके बाद चलो मैंने ये भी सोच लिया एसेट 4 साल तक रहेगा। फिर अपने और एक चीज सोच लेने की, भाई इस कंप्यूटर को देख के मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, बेटा तू खुश हो ले आज, बट तू 4 साल बाद दिखेगा नहीं, 4 साल बाद तो मैं तेरे को बेच दूंगा। तो आपको लगे हाथ ये भी सोच लेना कि 4 साल बाद अगर आपने इतना दूर तक तो आपने एज्यूम कर ही लिया, एस्टिमेट कर लिया 4 साल तक, आपको उसके बाद का भी एस्टिमेट करना है कि 4 साल बाद अगर मैं एसेट को बेचने जाऊंगा तो कितने में बेचूंगा। तो देखो लगता है पहली बात तो ये 4 साल खुद एस्टिमेटेड है। तो 4 साल जब तू एसेट यूज करेगा, उसके बाद जो निचोड़ कर एसेट बचेगा, जो उसको जब तू बेचेगा तो जो मिलेगा वो भंगार वैल्यू है। भंगार वैल्यू मतलब सैलवेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि एसेट तब तक भंगार हो चुका रहेगा,
क्योंकि तूने उसके अंदर का इकोनॉमिक लाइफ खत्म कर दिया। जो मेन काम का मतलब की चीजें थी वो तो तूने यूज कर ली उसके अंदर का। जो मेन टाइम था वो एसेट को यूज करने का, तूने वो टाइम बेनिफिट्स ले लिया एसेट को यूज करके। तो 4 साल बाद जब एसेट से तेरा मतलब खत्म हो जाएगा तब तू बेचेगा तो कुछ तो मिलेगा। उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? एस्टिमेटेड या स्क्रैप वैल्यू। ये भी देखो लग रहा है 4 साल खुद अगर एस्टिमेटेड है तो 4 साल बाद जो एसेट बेचा जाएगा उसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या रहेगी? एस्टिमेटेड रहेगी। तो आपको 3 फैक्टर्स में एक ही फैक्टर एक्चुअल है दैट इज कॉस्ट, बाकी दोनों फैक्टर्स क्या है? एस्टिमेटेड है। अब आपके मन में सवाल है सर हम ये क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं को यूज करके तेरे को आगे डिप्रिसिएशन के फॉर्मूलेज हैं और डिप्रिसिएशन के फॉर्मूलेज बदलते जाएंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अलग है, WDV का अलग है, फिर तो आगे सम ऑफ ये डिजिट्स मेथड मिलेगा, प्रोडक्शन आवर्स मेथड, बहुत सारे मेथड्स मिलेगा आगे। पर तू आगे जितने भी मेथड्स पढ़ने वाला है, मैंने पहले ही कह दिया आपने सिर्फ 2 मेथड पढ़े थे बचपन में 11th-12th में, 2 सॉरी पढ़े नहीं थे आपके सिलेबस में थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे वो आपको बता, बट आपको 2 मेथड्स थे सिलेबस में, स्ट्रेट लाइन एंड WDV। यहाँ पर आपको 6 मेथड्स है। अरे 8 दिखने के लिए नाम दिया हुआ है, आपके लिए गुड न्यूज है, 8 मेथड्स थी। 8 में से 2 मेथड आज से 1 साल पहले ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2 मेथड विड्रॉ कर ली सिलेबस में से, और ट्रस्ट में 2 ही सबसे लेंदी और डिफिकल्ट मेथड्स थे। बट इंस्टीट्यूट ने पूरा मज्जा खराब कर दिया, मज्जा खराब कर दिया और वो 2 मेथड्स को हमारे सिलेबस से निकाल दिया। हाँ मतलब चैप्टर थोड़ा सिंपल हो गया। तो आपको 6 मेथड्स पढ़नी है, 6 में से तो 2 वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ी है। तो वो 2 और आगे की जो 4 मेथड्स तो पढ़ेगा उसमें देखो फॉर्मूलेज है क्या कैलकुलेट करने के? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। बट वो जो फॉर्मूलेज है तो कोई भी फॉर्मूला उठा ले, कोई भी फॉर्मूला उठा ले, तेरे को अंदर ये 3 चीजें मिलेगी। मेरी मुद्दा समझ पा रहा है? तो उन फॉर्मूले में लगने वाले रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रहा है। और सबसे खास बात ये सारे फॉर्मूलेज में ही 3 चीजें लगने वाली है। तो तुझे किसी भी मेथड में अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तुझे बेसिक के 3 चीजें लगने वाली। तो मैंने इन तीनों को अच्छे से समझ, जब एक एक मेथड पढ़ेंगे तब इनका एप्लीकेशंस देखेंगे फॉर्मूले में कैसे होता है। दैट्स द फ्यूचर। और अब द फ्यूचर तो आज अनसर्टन है, तो फिलहाल उसके बारे में ना सोचो। एम आई वेरी क्लियर? ये 3 पॉइंट्स थोड़ा सा समझ में आ रहा है सबको ऐसा, राइट? ये समथिंग वैसा हो गया जैसे आप लोग देखो, आप जब सर्कल के कोई फॉर्मूलेज देखते थे तो आपको पाई और आर हर जगह लगता था। सर्कमफरेंस के भी फॉर्मूले में आपको 2/r आता था। एरिया के अंदर भी आप लोगों का जो सर्कल का एरिया आता था वो भी आप जब कैलकुलेट करते थे तब उसके अंदर भी आप लोगों का पाई आर स्क्वायर। तो बेसिक पाई और आर ही लगता था। अलग अलग फॉर्मूलेज में उसका कहीं स्क्वायरिंग हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, कहीं पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है, बट वो चेंज होता था। बट लगने वाली रिक्वायरमेंट वही थे। हाँ ठीक है, नहीं जा रहा मैथमेटिक्स में सर, मैं समझ रहा हूँ सर, हम छोड़ा है वो गलियाँ, साल हो गए उन सब चीज़ों को, बड़ा अब याद ना दिलाएं, सॉरी चलो वापस आ जाओ। हाँ अरे भाई सॉरी ना, चल ध्यान दें, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को पता है कि आपके 3 हेड्स हैं, दैट इज कॉस्ट, ये और ये। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इनको कैसे डिफाइन किया गया, थोड़ा लैंग्वेज समझते हैं और हमारा नॉलेज बेस और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे सब लोग चलिए, रेडी? पढ़ेंगे बात? आ जाओ। तो आप लोगों को अगले पेज पे हेडिंग मिलेगा फैक्टर्स। तो उसको 2 हेडिंग है, आप लोग ऊपर देख सकते हो, वहां पे दिया हुआ है आपका फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये फैक्टर्स है जो डिप्रिसिएशन के मेजरमेंट के काम आएंगे। या फैक्टर्स नीचे जो ट्री में दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये फैक्टर्स से आपके डिप्रिसिएशन अफेक्ट होता है। एक एक करके आएंगे, पहले फटाक से हेडिंग पढ़ लेते हैं। उसके अंदर एस्टिमेशन ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट इजी। आपका डिप्रिसिएशन का एक्चुअल अमाउंट आप ढूंढ नहीं सकते। जनरली फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, राइट? 2 मिनट के लिए मैं समझ रहा हूं आपके मन में एक और एक सवाल आता है, सर आपने कहा कि हमने कंप्यूटर खरीदा, 4 साल लाइफ एस्टिमेट की, पर अगर हमने 1 या 2 साल में एसेट बेच दिया तो क्या? हमने 4 साल एस्टिमेट किया था, बट 2 साल में अगर हमने एसेट बेच दिया तो क्या? तो क्या? इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, बट मेरे को ऐसा लगता है इसमें समझाने की उतनी जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट में तुझे कहता हूँ, तो खुद रिलेट कर पाएगा। तू समझ रहा? तेने कैलकुलेशन ये सोच के किया होगा कि एसेट को 4 साल यूज करूंगा, और तू 1 या 2 साल या 3 साल में अगर एसेट को बेच देता है, इसीलिए तो एसेट सेल करने पे प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन होता है। अगर तूने 4 साल सोचा रहता और तूने डिप्रिसिएशन, तूने एस्टिमेट 4 साल किया और 4 साल की उस एस्टिमेशन के बेसिस में तूने 4 साल तक एसेट को डिप्रिशिएट किया, और 4 साल बाद तूने अगर वही वैल्यू पे बेचा तो वैल्यू तूने क्या की थी? एस्टिमेटेड। मतलब तेरे अगर सारे एस्टिमेशंस वर्कआउट कर जाते, दैट इज तेरी लाइफ भी 4 साल चलती, 4 साल बाद भी तू जो वैल्यू सोचता उसी पे तू बेचता एसेट को, तो
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आता ही नहीं। बेटा जब तू बीच में कभी तो असेट बेचता है या अलग वैल्यू पे बेचेगा, समझ 4 साल यूज किया और 4 साल बाद भी बेचते हो, तूने जो स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट की थी उस स्क्रैप वैल्यू में सेल। मैं पर्पसली एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं समझ के साथ इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मैं पर्पसली एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दे रहा, एक जनरल अमाउंट डिस्कस कर रहा हूँ। तूने 4 साल जो लाइफ एस्टिमेट की थी उसका समझ तूने सोचा स्क्रैप वैल्यू 10,000 आएगी, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो तूने 4 साल के पहले एसेट बेच दिया या तो 4 साल बाद बेचा बट में स्क्रैप वैल्यू 6,000 ही चाहिए। तो तूने पहले दूसरा एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। तूने लाइफ एस्टिमेट की थी 4 साल एसेट को यूज किया बट तूने एस्टिमेट किया था स्क्रैप वैल्यू 10,000 आएगी, तूने बेचा 6,000 में, तो 4,000 रुपए का लॉस उस दिन होगा। क्यों? क्योंकि तेरा 4 साल वाला एस्टिमेट तो हो गया बरोबर बट स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट गलत हो गया। या तूने 2 ही साल में एसेट बेच दिया, तो तेरी लाइफ जो तूने एस्टिमेट की थी उस हिसाब से वर्किंग जो तूने 4 साल के हिसाब से करके रखा था वो वर्कआउट नहीं हुआ। एक्चुअल सिनेरियो टर्न आउट टू बी समथिंग डिफरेंट, एंड इन सच अ सर्कमस्टेंसेस एंड सिनेरियोज व्हेन योर एस्टिमेशंस आर नॉट वर्किंग विद योर एक्चुअल डाटा, definitely there is going to arise a difference, and that difference will be either profit or loss on sale of asset। थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब मिल रहा है क्या? इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में भी डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम समझ पाएंगे। बढ़ू फटाक से। तो आपको कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए आप उधर देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ असेट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल रन एक्सेट्रा। फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू इफ एनी इज इंपॉर्टेंट। जरूरी हर एक असेट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने के बाद उसमें कुछ स्क्रैप वैल्यू बचे। ऐसा भी हो सकता है कि असेट की इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने के बाद कुछ स्क्रैप वैल्यू ना बचे, इफ एनी, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। देखा? चलो ट्री के नीचे आ जाओ फटाक से। बोला कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट रिप्रेजेंट्स, कौन से एसेट की बात की गई है? डेप्रिशिएबल एसेट। कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट रिप्रेजेंट्स इट्स मनी आउटले। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर। बोला गया कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है? तो मनी आउटले मतलब मनी खर्चा और इट्स इक्विवेलेंट इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन। मनी आउटले या मनी आउटले का इक्विवेलेंट आपने लॉ में भी पढ़ा है, कंसिडरेशन इज ईदर इन कैश और इन काइंड। काइंड में भी आप कंसिडरेशन दे सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मशीनरी खरीदने गया, पर मशीनरी खरीदने के लिए मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स दिए, तो मैंने उसको कैश नहीं दिया, उसके इक्विवेलेंट कुछ दिया। देखो वर्ड क्या यूज किया है? कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट रिप्रेजेंट्स क्या करता है? मनी आउटले मतलब जो पैसा दिया है और इट्स इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ तो मनी के इक्विवेलेंट है। जैसे 1 लाख रुपए की गुड्स देकर अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूं तो मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख रुपए हो गई, क्योंकि उसको खरीदने के लिए मेरे पॉकेट से क्या गया? पैसा नहीं गया, गुड्स गए। पर कितने रुपीस के? 1 लाख के। तो 1 लाख रुपए का क्या बन गया मेरा? मशीनरी। क्या आप एक वर्ड समझते हो? कॉस्ट। कॉस्ट इज समथिंग यू पे फॉर इट। कॉस्ट मतलब जो आपने पे किया है। पे करना जरूरी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता, जिसे मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है बेटा। कॉस्ट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स, इट्स नॉट नेसेसरी इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। कॉस्ट अदर फॉर्म में भी हो सकता है। अदर फॉर्म मतलब क्या? अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब क्या? तो कुछ और दे सकता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, 2 फ्रेंड्स है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स मेरा एक फ्रेंड है और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से फ्रेंड रह रहा है, क्योंकि उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके नीड की जब उसको जरूरत थी तब मैंने उसको 10,000 रुपीज पे कर लिया था और मैंने वो वापस नहीं दिया। मतलब मैंने उसको 10,000 रुपीज एज ए गिफ्ट दे दिया, उसकी तरफ से पे कर दिया। सो आई कैन से दैट उसकी फ्रेंडशिप पाने के लिए मुझे कॉस्ट 10,000 रुपए देना पड़ा। देखो मैं जानबूझकर कमर्शियल कंसेप्ट अकाउंट्स वगैरह के एग्जांपल छोड़ के दूसरे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको मैं इंपैक्ट समझा सकूं कॉस्ट वर्ड का। बेटा अपना चर्चा कॉस्ट पे चल रहा है फिलहाल। कॉस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। जितना अच्छे से आप कॉस्ट समझोगे आपको ये भी समझेगा, आगे का कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट भी समझेगा, और फाइनल अकाउंट जो हम डिटेल में पढ़ने वाले उसमें भी ये रोल बहुत ज्यादा आने वाला है, ये जो मैं समझा रहा हूँ इसका। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या? व्हेन यू पे समथिंग, पेइंग इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, और कॉस्ट इज नॉट फॉर एवरीथिंग विच इज टेंजिबल। इनटेंजिबल चीजों का भी कॉस्ट होता है। जैसे मेरे एग्जांपल में आया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एक इंटेंजिबल चीज, बट मेरी और उसकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग क्यों हुई? क्योंकि मैंने उसको नीड में हेल्प किया, वर्थ ₹10,000, एंड दैट 10,000 इज इनडायरेक्टली कॉस्ट फॉर इट। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर वाई मेरा फ्रेंड है, बेचारा पता नहीं उसके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गया, बेचारा इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, ब्रेकअप वगैरह नहीं बोल रहा हूं मैं, लगेज उधर जाने का, हाँ थोड़ा बहुत पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा। अभी पर्सनल में भी तेरे को घुसने का यार, छोड़ना जो भी रहेगा,
मिस्टर वाई के बहुत पर्सनल प्रॉब्लम था, बेचारा डिप्रेस था जिंदगी में, वो जग सुना सुना लागे टाइप हो गया था, राइट। तो मतलब जग सुना सुना लागे टाइप कैटेगरी, हाँ वो वैसा हो गया था। तो बेचारा बहुत डिप्रेस्ड था। तो मैंने उसको डेली शाम को 6 घंटे 5 घंटे उसका टाइम स्पेंड करता था, उसको कंसोल करता था, वो मेरे साथ अपनी चीजें शेयर करता था, नहीं यूज्ड टू फील गुड। अब मेरी और उसकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हुई, बट फॉर आवर फ्रेंडशिप बीइंग स्ट्रांग मैंने कॉस्ट पे की। दैट कॉस्ट वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ टाइम। मैंने मेरे लाइफ का कुछ टाइम उसको दिया, इसलिए मेरी और उसकी फ्रेंडशिप बिल्ड गई। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, 2 चीजें, कॉस्ट जरूरी नहीं मनी होती है, मनी वर्थ में कुछ ऐसी चीज होती है विच यू गिव अप, जो आप कोई चीज देते हो, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, कोई और चीज, कोई वैल्यूएबल थिंग अगर आप गिव अप करते हो टू गेनिंग समथिंग, इट इज द कॉस्ट फॉर दैट गेनिंग थिंग यार। नंबर 1। नंबर 2, वॉट एवर यू आर गेनिंग इट नेवर बी ऑलवेज टैंजिबल यार। कोई इंटेंजिबल चीजें भी तो गेन कर सकता है बाय पेइंग कॉस्ट फॉर इट। मेरी पहला कुछ समझ में आ रही है क्या? इसीलिए अब वापस अकाउंट्स के एग्जांपल पे आते हैं कि भाई मेरे को मशीनरी खरीदनी थी, तो उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स दिए। अब समझ, वो मशीनरी 3 लाख की हो, 4 लाख की हो, 5 लाख की हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, पहले एमसीक्यू में पूछा जाता था कि भाई मैंने 3 लाख की मशीनरी खरीदी और उसके बदले में 1 लाख रुपए के गुड्स दिए, बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी? बेटा कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख एंड नॉट 3 लाख। मार्केट वैल्यू उसकी 3 लाख को 10 लाख को मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। उस 3 लाख की मशीनरी को खरीदने के लिए मेरे पॉकेट से कितना गया मेरे को वो पड़ता है। समथिंग लाइक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, भाई एक टी शर्ट था मार्केट में 1000 रुपए का मिल रहा था, तो ऑनलाइन खरीदने गया, ऑनलाइन तेरे को डिस्काउंट मिला 50%, देखो 500 रुपए में पड़ा, तेरे लिए कॉस्ट ऑफ टी शर्ट क्या है? 500। हेल यू डोंट केयर अबाउट मार्केट वैल्यू यार। समझ में आ रहा है क्या क्या? आई होप यू गेटिंग इट। वो मशीनरी में खरीदने का, उस मशीनरी की मार्केट वैल्यू 3 लाख को 5 लाख को 10 लाख को मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उस मशीनरी को खरीदने के लिए मैंने गुड्स कितने वैल्यू के दिए? 1 लाख के। तो मेरी जो मशीनरी कितने की आ गई? 1 लाख की, क्योंकि मैंने उसको गिव अप दिया। गिव अप किया, क्या गिव अप किया है? कुछ जगहों पे मनी गिव अप करते, कुछ जगहों पे ऐसी चीज गिव अप करते विच इज इक्विवेलेंट टू मनी, विच इज वैल्यूएबल, विच इज प्रीशियस। क्लियर है क्या? थोड़ा डिटेल में कर, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस पार्ट, राइट? तो बेटा क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट रिप्रेजेंट्स द मनी आउटले और इट्स इक्विवेलेंट इन कनेक्शन विद इट्स एक्विजिशन। क्यों तूने वो पे किया है? ताकि आप उसको एक्वायर करो। एक्वायर के साथ इंस्टॉलेशन भी हो सकता है, कमीशनिंग। कमीशनिंग मतलब शुरुआत करने के, रेडी टू यूज के पोजीशन में लाके रखने को क्या बोला जाता है? कमीशनिंग। एज वेल एज द एडिशंस टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द thereof for the purpose of increasing efficiency. We have discussed this in more detail of paragraphs के बाद। डन क्या? तो ये आपका कौन सा पार्ट आ गया? कॉस्ट। कॉस्ट को नीचे अलग से वापस एक्सप्लेन किया गया, हम आते हैं उसके बाद यूजफुल लाइफ और बाकी वाला पार्ट वहां पे एक बार क्विकली अपने लेवल पे पढ़ लेंगे। वो मैं बाद में, वो आपको एक साइड पढ़ना, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वो आगे डिटेल में होने वाला है। मैं इमीडिएटली उसके बाद वाले हेडिंग पे आ रहा हूँ। आपको दिख रहा है वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस। इंपॉर्टेंट बात करें, कॉस्ट में क्या आता है बेटा? सबसे पहले इट्स परचेज प्राइस, राइट? बेसिक, जैसे मेरे लिए कंप्यूटर की परचेज प्राइस क्या थी? 30,000। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉट रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। बेटा इसके ऊपर का डिस्कशन हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिटेल में कर चुके हैं, मैं वापस डिटेल में नहीं जा रहा। शॉर्ट में आपको एक चीज पता है, अगर आप कोई टैक्सेस पे करते हो तो कुछ जगहों पे टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं। आज आप अपने पॉकेट से पे कर दे तो बाद में आपको मिल जाते हैं, जैसे वैट होता था, आज जो जीएसटी हो चुका है। मैं अगर एक दुकानदार हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, मैं जब कोई माल खरीदता हूँ, गुड्स खरीदता हूँ, तो मैं उसके ऊपर टैक्सेस पे करता हूँ। बट जब मैं वो आगे बेचता हूँ तो आगे वाले से मैंने भरा हुआ टैक्स वापस वसूल कर लेता हूँ। ये बेसिक थीम होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं अलग से एक लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूँ। टैक्सेस आप पहले पे करके बाद में रिकवर कर लेते हो। ऐसा कौन करता है? होलसेलर भी करता है, ऐसा के रिटेलर भी करता है, क्योंकि होलसेलर ने जो रिकवर किया टैक्स, वही रिटेलर ने टैक्स क्या किया? पे किया। ऐसा रिटेलर आगे किससे करता है? कस्टमर से। बट कस्टमर आगे वसूल किसी से नहीं करता, क्योंकि कस्टमर अल्टीमेटली टैक्स बेयर करता है, सफर करता है, क्योंकि टैक्स पे करने की लायबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होती है? कस्टमर की होती है। तो आप जो जीएसटी की बात करो तो जीएसटी अल्टीमेटली कौन पे करता है? कस्टमर। बीच वाले लोग सिर्फ मीडियम है, वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला काम करते हैं। पहले खरीदते पे करते, बाद में रिकवर कर लेते हैं।
तो अगर मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीद कर मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ी, मे बी मैं बाहर से इंपोर्ट करके लाया, या मेरे को एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ी, या मेरे को जीएसटी पे करना पड़ा, ये सारे टैक्सेस मैं पहले तो पे कर देता हूँ इनिशियल लेवल पे, बट जब नेक्स्ट लेवल पे जब मैं उसे आगे बेचता हूँ, मैं ये सारे टैक्सेस वसूल कर लेता हूँ, तो आई गेट रिफंड ऑफ माई टैक्स बैक। तो क्या ये टैक्स मेरे लिए कॉस्ट का पार्ट बनेगा? ऑब्वियसली नॉट, मेरे लिए वो खर्चा नहीं है। तो कौन से टैक्सेस कॉस्ट का पार्ट बनते हैं? जो रिफंडेबल नहीं होता। तो आपने उन्हें सर ऐसे भी कुछ होते हैं? यस, देयर आर आल्सो सम टैक्सेस व्हिच आर नॉट एट ऑल रिफंडेबल, जो आप रिफंड नहीं ले पाते। सर ऐसे कौन से टैक्सेस हैं? ये आपको आगे फर्दर स्टडीज में आएगा। दे बिकम द कॉस्ट ऑफ द असेट। एम आई वेरी क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या बोला परचेज प्राइस के बाद? राइट उसका बोला एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन। वो खर्चा जो आपको क्यों पे करना पड़ा एसेट को कहां लाने के लिए, उसके लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज। ताकि वो लोकेशन उस लोकेशन पे लाकर उस कंडीशन पे लाने का जरूरी है, ताकि वो इंटेंडेड यूज जो है हमारा, हम जिस इंटेंशन से उसको यूज करना चाहते हैं उसके लायक हो, मतलब जिसको मैं कह चुका रेडी टू यूज बने एसेट कम से कम। और थर्ड पार्ट क्या आ गया? द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एन आइटम, रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच द एसेट इज लोकेटेड। इसको स्टार्ट मार्क करिए, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की देन है, ये नए AS 10 ने दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये बेटा? ये दो चीजें आती थी, मतलब मैं इसको अगर बताऊं तो पहला क्या आ गया आप लोगों का, इसमें क्या इंक्लूड होगा आपका? परचेज प्राइस, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या इंक्लूड होगा आपका कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर? एक तो परचेज प्राइस आ गया, दूसरा क्या इंक्लूड होगा बता जल्दी? राइट, द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इट प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन सो एज टू बी मेक इट इंटेंडेड यूज। उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, तो आप उसको किसके जैसा बराबर इंटेंडेड यूज के लायक बना उसको अपने इसमें। और तीसरा कॉस्ट जो बोला गया है इट इंक्लूड्स डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसको मैं एक वर्ड लिखूंगा एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये क्या होता है? ये नया कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए बेटा। मैंने क्या किया, सिर्फ एग्जाम्पल हम एयरटेल जियो के पॉइंट ऑफ व्यू, एयरटेल जियो के पॉइंट ऑफ व्यू, जियो ने क्या किया, एक टावर खड़ा किया। सिर्फ एग्जाम्पल दत्त मंदिर पे उसने एक टावर लगाया यहाँ पर बाजू। अब जो उसने टावर कनेक्ट किया हुआ ऊपर, ये जो टावर है सिग्नल पकड़ने वाला वगैरह, सिर्फ एग्जाम्पल उसने किसी की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा किया और बिल्डिंग के साथ एग्रीमेंट है से 10 ईयर्स का, 10 साल तक वो टावर वहां पर रहेगा। मे बी उसकी लाइफ 10 साल, इसलिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 साल बाद वो टावर वहां पे यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, उसको निकाल लेना पड़ेगा। तो आज तूने उस टावर खरीदा, तो उस टावर, वो टावर उसके लिए एक एसेट है, राइट? तो वो जो उसका टावर है, वो टावर के अंदर क्या होता है, एक स्टील का स्ट्रक्चर रहता है, आयरन एंड स्टील का बड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, और उसके ऊपर उनका वो डिवाइस रहता है जो आपके सिग्नल्स कैच करता है, आगे ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन डिवाइस होता है, राइट? समझो पूरा जो एसेट है तेरे, अब इसमें ना कंपोनेंट का भी लॉजिक लगता है। अगर वो नीचे का आयरन एंड स्टील के स्ट्रक्चर की लाइफ अलग है और ऊपर का जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस का लाइफ अलग है, तो आप उसको अलग अलग डिप्रिशिएट करोगे। लिंक लग रहा है? अरे आ रहा है समझ में? पक्का? पर फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करता हूं दोनों की लाइफ सेम, 2 मिनट के लिए वो पकड़। तो समझो 10 साल का मेरा एग्रीमेंट है, 10 साल बाद वो एसेट डिसमेंटल मतलब यूजलेस हो जाएगा, और जिसकी बिल्डिंग है वो मेरे को 10 साल बाद शायद वहां पर टावर लगाने का अलाउड नहीं, फिलहाल हमने 10 साल का एग्रीमेंट किया, 10 साल बाद मेरा वो एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा, और मुझे उस एसेट को वहां से निकालना है। अब टेक्निकली वो एसेट जब मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसके टेरेस पे मैंने सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, अरे कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसपे मैंने वो टावर खड़ा किया था। अब 10 साल बाद मुझे उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। आज तक हम क्या कर रहे थे, एसेट की यूजफुल लाइफ देखने के बाद एसेट का यूजफुल लाइफ का उसको भंगार में बेच के कितना पैसा आएगा वो सोचते हैं। बट बेटा तेरे को ऐसे लगता है उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गया? अगर इनकेस एसेट ऐसा था जिसको डिसमेंटल करना पड़ता है, और जिस लोकेशन से डिसमेंटल करते हैं शायद वो डैमेज होगा एट द टाइम ऑफ डिसमेंटलिंग, उसको निकालते वो सीमेंट कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा, और तुमको उस एरिया को रिस्टोर करके देना है। ऐसा एग्रीमेंट में पहले से मेंशन है, मतलब बिल्डिंग वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जब हम छोड़ेंगे
तो उनके बिल्डिंग के ऊपर का जो टेरेस का लेवल है वो फ्लैट करके सेम लेवल का करके छोड़ देंगे जैसा पहले था, मतलब जिसको मैं कहूंगा रिस्टोरेशन। आ रहा है समझ में? तो रिस्टोरेशन कॉस्ट भी तो एस्टिमेट करना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग। आज तक तूने कौन सा कॉस्ट एस्टिमेट किया, कौन सी वैल्यू एस्टिमेट की है? स्क्रैप वैल्यू, बेचने की वैल्यू। अब मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूं, जो एसेट बेचूंगा, मे बी वो आयरन और स्टील रॉड जो निकाले मैंने उसको बाहर जाके मैं बेचूंगा, उसको बेच के मेरे को शायद पैसा भी मिलेगा, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज के लिए बट उसको निकालने के लिए तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो दो वर्ड यूज किया मैंने, उसको डिसमेंटल का कॉस्ट लगेगा और उस लोकेशन को रिस्टोरेशन का कॉस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और एक एग्जांपल लेता हूं, आपके वेस्टिंग एसेट्स। सो फॉर एग्जांपल आपकी माइन है, माइन इज योर एसेट, क्लियर? मैंने उसको लीज पे लिया, तो आपको लगता मेरे प्रॉपर्टी में लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिखेगा? लीज सबको याद है, लॉन्ग टर्म लीज। समझो मैंने आपकी माइन ली 20 साल के लीज के लिए, राइट? मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, वो लैंड तेरा एसेट रह गया बट लैंड के अंदर की जो माइन है वो मेरी एसेट हो गई। तो जब तक उसके अंदर का मैं माइन एक्सट्रैक्ट करूंगा वो मेरा है, पर जिस दिन मेरा उसमें से एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि मैं आपको लैंड वापस नॉर्मल करके दूंगा, तो मेरे को आपको साइट रिस्टोरेशन करके देना पड़ेगा। लैंड के अंदर जितना मैंने डिग किया उतना वापस अंदर सॉइल भरकर लैंड लेवल करके देना पड़ेगा। तो ये मेरे एसेट के एंड का, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद का डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? अरे आ रहा है कुछ समझ में? पक्का। जिसे गवर्नमेंट के साथ होता है बहुत बार, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का मुंबई के आगे ऑयल वेल है, उसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अरेबियन सी में मुंबई के आगे वाले पार्ट के अंदर उसने ये है अपना पेट्रोल का रिजर्व है। अगर आपने नाम सुना कभी, मुंबई हाई ये वर्ड सुना रहेगा, आप न्यूज चैनल कभी देखते रहोगे, न्यूज वाले बोल रहा हूँ, कॉमेडी चैनल और ड्रामा चैनल नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल्स, हाँ वही न्यूज चैनल्स अगर आप देखते रहोगे तो आपने कभी देखा कि पेट्रोल की प्राइस की कभी भी बात आती है तो एक सीन दिखाई देता है जहां पर ऐसा समुद्र है, समुद्र के बाजू में ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा और ऊपर से धुआं निकलता रहता है। वो ऑयल एक्सट्रैक्शन और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन सेंटर है मुंबई हाई का। मुंबई के आगे अरेबियन सी के अंदर एक कुछ किलोमीटर्स आगे जाके एक एरिया है जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट पहला रिलायंस को दिया गया था। तो जब आप वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो तो गवर्नमेंट एग्रीमेंट करता है कि समझो उसमें से ऑयल 10-15 साल के बाद निकल जाएगा। बेसिकली दैट सी बेड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की प्रॉपर्टी हो, टेक्निकली गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, इंडिया का एसेट हो, हमारा वेल्थ है, नेशनल वेल्थ हो। तो उसके नीचे का जब वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा तो कंडीशन रहती है कि जब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लोगे, समझना मेरी बात, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट तो आप वापस उसको नॉर्मलाइज करके जाओगे। जब आप उधर से बाहर निकलोगे वो एरिया को आपको जब खाली करना पड़ेगा 10-15-20 साल बाद, तो मेक इट एज नॉर्मल इट वाज अर्लियर। अंदर जो भी रहेगा उसको भर के दो, लेवल करके दो। आई होप इनफ ऑफ एग्जांपल्स आर डन। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा कि जब एसेट एंड होगा लाइफ तो आपको कुछ कॉस्ट अगर करना रहेगा, समझ ध्यान से, वो कॉस्ट को आज ही तो बुक्स में एंटर कर लेगा, तो रिकॉर्ड आज ही करेगा एंड दैट ऑल तीनों की टोटल विल एक्चुअली बी सेट टू बी कॉस्ट ऑफ योर एसेट। देखिए एक बार नीचे प्रोडक्ट से एग्जांपल ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स आर, बड़े मिला बड़ू तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है कौन से कॉस्ट आते हैं आगे सब लोग। जैसे कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम ऑफ पीपीई। वर्ड अच्छे से समझे, एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्टली को अंडरलाइन करें, डायरेक्टली एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन डबल अंडरलाइन। आपके एम्प्लॉय की सैलरी एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होती नॉर्मली, बट एम्प्लॉय की सैलरी कब एसेट के कॉस्ट में ऐड होगी, अगर वो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिया, आपने उसको सैलरी दिया, आपने उसको कुछ स्टे दिया, मैं समझाता हूँ एग्जांपल के साथ, आपने कुछ दिया तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड हो सकता है। कब? अच्छे से समझ में क्या बोलूं, अगर तूने एम्प्लॉय को मेरी बात समझ, मेरे को एकदम बेसिक सा एग्जांपल, मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आई रिपीट, मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अब फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने जो साइट सुपरवाइजर रखा रहेगा, वो साइट बनाने के लिए एक आदमी डेडिकेटेड जो ध्यान देता है, उधर जो लेबर लोग रह रहे रहेंगे उनकी सैलरी, उनका वेजेस विल बी नाउ द कॉस्ट ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट रेडी टू यूज होने से पहले वाला खर्चा एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। तो एसेट के कॉस्ट में एक अमाउंट कौन सी बोली मैं, तो वो एम्प्लॉय का सैलरी, वो वेजेस, इवन मैंने अगर उस साइट सुपरवाइजर को और डेली वर्कर्स को अगर समझो एक बार का खाना प्रोवाइड किया तो खाने का कॉस्ट,
is directly related to the construction of that factory building. Factory building is my asset. तो asset अगर मेरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दो वर्ड वहां पे यूज की गई, एक्विजिशन, एक कंस्ट्रक्शन। में मेरे कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो कंस्ट्रक्ट होते वक्त उसको लगने वाला जितना भी खर्चा है कंस्ट्रक्शन का, एम्प्लॉय रिलेटेड, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट वर्ड यूज किया गया, वहां पे एम्प्लॉय सैलरी नहीं यूज किया गया। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय पे जो भी मैं खर्चा करता हूँ, समझो एम्प्लॉयज को वहां पे यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, समझो जो लेबर लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में उनको हेलमेट्स दिए, उनको जैकेट्स दिए, तो ये भी सारा खर्चा जो एम्प्लॉय के ऊपर किया जा रहा है। समझो मैंने उनका मेडिक्लेम निकाला, वो जो लेबर लोग काम कर, अगर कल जाके भगवान ना हो ऐसा हो जाए, कोई लेबर का एक्सीडेंट हो जाए कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके तो उसका मेडिक्लेम, आई होप अंडरस्टैंड एवरीवन, मेडिक्लेम, राइट, वो निकाला। ये सारे खर्चे उस बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होंगे क्योंकि उस एम्प्लॉय का है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, रिलेटेड टू दी दैट एसेट है। तो मैं पहले हेडिंग को अभी तक कंप्लीट नहीं किया, पहले हेडिंग में मैंने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया, दूसरा तो एक्विजिशन। समझो मेरे को एक मशीनरी खरीदनी थी, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालना चाह रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट खरीदना था। आप सबको पता है बड़े बड़े प्लांट बहुत महंगे होते हैं, उनके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। समझो मेरा प्लांट है वो शायद 30-40 करोड़ का प्लांट हो जाएगा। व्हेन आई एम बाइंग अ कॉस्ट एसेट ऑफ कॉस्ट ऑफ 30-40 करोड़, आपको लगता है मैं रिसर्च करूंगा, मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये मशीनरी जो है ना ये चाइना से इम्पोर्ट करूँ। चाइना अच्छा नहीं लगता अभी आपको कोरोना के बाद, ठीक है, जापान लेकर, अरे नाराज मत हो गए, जापान लेते, यूएसए जापान, ठीक है। अरे टेक्नोलॉजी वाइज बात कर रहा हूँ, अरे वेकेशन मनाने थोड़ी जाना है, एसेट लेना है। तो अब एसेट खरीदने का किधर से लिया अपने, जापान से। अब जापान से जब मुझे एसेट खरीदने का था तो मैंने मेरी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थी, जो टीम थी मेरी, जो उस मशीनरी को सेटअप करने वाली, ऐसे शायद तीन लोग हो रहेंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग रहेंगे, उन लोगों को मैंने इंडिया से जापान भेजा। क्या करने के लिए, जाओ मशीनरी देख कर एनालाइज करो, फिजिकली देखो मशीनरी कैसी। छोटा सा एग्जांपल, आपको एक गाड़ी भी लेते हो तो आप पहले एक ट्रायल रन लेते हो, फ्री होता है तो आप बोलते एक बार टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। तो अगर आप 30-40 करोड़ का एसेट लेने जा रहे हो तो आप पहले देखोगे नहीं एक बार कैसे काम करता है, वर्कआउट नहीं करोगे, फिजिकली नहीं चेक करोगे। तो मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को जापान भेजा, क्या करने के लिए, वो मशीनरी देखने के लिए। देखा, उन्होंने आए, उसको उन्होंने रिपोर्ट दिया। तो एम्प्लॉय का जाने का खर्चा, उधर जो उनका रहने का खर्चा, ये सारा कॉस्ट एक एम्प्लॉय बेनिफिट का कॉस्ट है जो मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे चुका हूँ, एम्प्लॉय के ऊपर किया जाने वाला खर्चा विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, एम्प्लॉय पे किया जाने वाला खर्चा विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ एसेट। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। ये एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। बढ़ूंगा आगे। अगला था कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। काफ़ी बार एसेट को रखने के लिए साइट प्रिपेयर, मैं पहले ही कह चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी लाई, पर मशीनरी ऐसी नहीं रखी जाती, आपको उसके नीचे क्या करना पड़ेगा, मे बी कॉन्क्रीट का एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा जिस पर आप वो मशीनरी प्लेस करोगे। तो मशीनरी के रखने के लिए पहले साइट प्रिपेयर करनी पड़ती है, वुडन डेस्क बनाना पड़ा जिसके ऊपर आपने मशीनरी को रखा, या कुछ आपको अरेंजमेंट करने पड़े, दैट ऑल्सो बिकम्स द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बढ़ूंगा आगे। अगला है आपका इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ये बेसिक चीज़ है, मैंने आपको बताया डिलीवरी लाने का खर्चा, हैंडलिंग कॉस्ट जो रहेगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। इनिशियल डिलीवरी, पहली बार एसेट खरीद के लाने का। एम आई वेरी क्लियर। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, अगर आपका सिर्फ डिसमेंटल आएगा, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर में बोला, इंजीनियर आएगा वो लाकर, अभी आते वक्त तो पूरा कंप्यूटर बन के नहीं आता, मॉनिटर अलग रहता है, सीपीयू अलग रहता है, इवन सीपीयू के अंदर के पार्ट्स अलग रहेंगे, माउस अलग रहेगा। तो एक बंदा आएगा वो सबको असेंबल करेगा और फिर रेडी टू यूज बना के देगा, तो उसका जो खर्चा रहेगा वो भी एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। आ रहा है कुछ समझ। फिर अगला आता है आपका कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली after deducting the net proceeds from selling the item produced while testing, such as sample produced while testing। इसको कहा जाता है बेटा ट्रायल रन। ट्रायल रन को थोड़ा समझाता हूँ। मैंने एक मशीनरी खरीदी, मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, मैंने मशीनरी खरीदी, सिर्फ मतलब मेरी केचप बनाने की मशीनरी है, उससे मैं केचप प्रोड्यूस करूँगा। अब जो मैं केचप प्रोड्यूस करूँगा, अब होता क्या है, मेरी मशीनरी ऑटोमेटिकली काम करेगी। हमने डिसाइड कर लिया कि मैं जो मशीनरी खरीद रहा हूँ उसको हम 1 महीने तक ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। 1 महीने के बाद हम उसको 1 दिन ब्रेक देंगे, और 1 दिन ब्रेक देने का तो उस मशीनरी का पूरा क्लीनिंग एंड सर्विसिंग करेंगे और फिर वापस 30 डेज चलेंगे। सो ये हमारा प्लान है कि हम मशीनरी खरीदेंगे, उसको एक बार अगर हमने प्रोडक्शन चालू किया तो 30 डेज तक हम उसको कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करेंगे, रोकेंगे नहीं, अनलेस अनटिल खुद होकर मशीन कहीं पे खराब होकर बंद नहीं होती है। और एवरी 30 डेज बाद हम उसको रुका के खुद चेक करेंगे। इट इज समथिंग लाइक योर व्हीकल। समझो आपने गाड़ी खरीदी, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं ये गाड़ी
हर 500 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग को डालूंगा। कुछ लोग क्या होते हैं भाई, जब तक गाड़ी खराब नहीं होती तब तक हम सर्विसिंग नहीं करेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम अच्छे से बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, तो हम जब तक गाड़ी खराब होगी तब तक हम सर्विसिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमने पहले ही डिटरमाइन करके रख लिया हम लोग बेटर वर्क कर रहे हैं, तो हर 500 किलोमीटर में हम सर्विसिंग को दिखाएंगे। हाँ, अगर वो 500 के बीच में कभी खराब हुई तो दिखाना ही पड़ेगा मैकेनिक को, अदरवाइज एवरी 500 किलोमीटर का हम पक्का दिखाएंगे। समथिंग वैसा इधर होता है किधर कंपनीज में। तो मेरे केचप बनाने की इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैं केचप बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मैं केचप बनाने वाला हूँ उस केचप को मैं क्या करूँगा, समझ 2 मिनट के लिए, मैं उस केचप को क्या करूँगा 30 डेज तक बनाते रहूँगा और 30 डेज बाद हम ब्रेक लेंगे और मशीनरी को क्लीन करेंगे और देखेंगे, सर्विसिंग करेंगे और वापस फिर अगले 30 डेज चलेंगे। तो ये रोटेशन। पर आपको लगता है ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि केचप एक फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, कहीं क्वालिटी खराब हो गई, टेस्ट खराब हो गया, लोगों की हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो मेरे को डर है काफ़ी चीज़ों का, ब्रांडिंग खराब होगा अगर खराब प्रोड्यूस होकर चला गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ उस केचप को पहले, उस मशीन को, नॉट केचप को, मशीन को ट्रायल बेसिस पे 30 दिन चलाऊंगा, दिखूंगा। मेरा QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहेगा, जो डेली बनने वाला केचप को चेक करेगा, जो पहले 30 डेज तक चेक करता रहेगा कि पहले दिन और 30 दिन का केचप जो वो क्वालिटी टेस्ट सेम मेंटेन हो रही है क्या उस मशीन, कहीं बीच में प्रॉब्लम तो नहीं है। शायद ऐसा मैं 3-4 बार 30 डेज चला के देखूंगा कि सच में मेरी मशीनरी जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं। और जब फाइनली मेरे को अश्योरेंस बैठेगा कि नहीं मैं इस मशीनरी पे भरोसा कर सकता हूँ 30 दिन के लिए, उसके बाद में मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन चाहूंगा। ये क्लियर है सब? पहला पॉइंट, वो 30 दिन तक का जो भी खर्चा होगा वो रॉ मटेरियल डालने का, जो केचप बनाने के लिए जो टोमेटो या जिस भी चीज का केचप बना रहा हूँ वो जब अंदर डालूंगा उसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट रहेगा, उस 30 दिन का जितना भी खर्चा रहेगा दैट इज अ कॉस्ट ऑफ असेट। बिकॉज आप समझ ही नहीं रहे, मैं पहले से एक वर्ड चिल्ला के कह रहा हूँ, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है। असेट जब तक रेडी टू यूज नहीं होता तब तक होने वाला खर्चा क्या होता है, असेट के कॉस्ट में ऐड होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। तो टेक्निकली जब तक मेरा ये ट्रायल रन, वर्ड समझ रहे, ट्रायल रन, जब तक ये मेरा ट्रायल रन खत्म नहीं होता तब तक मेरे को अश्योरेंस नहीं आएगा कि मेरा असेट सही चल रहा है, तब तक मैं असेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करूँ, मतलब असेट के कॉस्ट में ऐड करता रहूंगा, तब तक मेरा असेट क्या नहीं हुआ है, रेडी टू यूज नहीं हुआ, जब तक मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। आपने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, इंटेंडेड यूज। मेरा इंटेंडेड यूज क्या, उसको 30 दिन नॉन स्टॉप चलाने का, पर वो इंटेंडेड यूज के केपेबल बनेगा नहीं जब तक, तब तक वो असेट रेडी टू यूज हुआ नहीं है। आप समझ पा रहे? तो इवन जो टोमेटो का कॉस्ट रहेगा, उसके अंदर बाकी चीजों का, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट रहेगा, वो सारा प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं बनेगा, वो मेरे असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसा बोलूंगा कि मशीन, तो मशीनरी मैंने लाई थी 30 करोड़ की, समझो मैंने सिर्फ 30 डेज 4 महीने तक चलाया, तो 4 महीने तक मैंने समझो 50 लाख रुपए का और रॉ मटेरियल यूज कर लिया, तो 30 करोड़ 50 lakhs विल बी कॉस्ट ऑफ माय असेट, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट अगर वो केचप बनने के बाद, इवन उसको और भी जो लगा रहेगा केचप बनाने का खर्चा, वो सारा असेट के कॉस्ट में ऐड होगा, बट केचप बन गया, बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि मैं उसको बेचूं कहीं पे सैंपल के हिसाब से। पहली बार तो मैंने QC डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया, सब बरोबर है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी उसको मैं सैंपल फ्री में दूं या फ्री में दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर किसी को बेचा आधे रेट पे, ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, दे यूज दिस प्रोडक्ट एज ए चैरिटी, अनाथ आश्रम में दे देंगे, इधर दे देंगे, उधर दे देंगे, आधे रेट में बेच देंगे, ऑफर में बेच देंगे। काफी बार अब देखते हो किसी प्रोडक्ट पे ऑफर में कोई चीज आ जाती है, आपने सोप खरीदा, उसके साथ आपको छोटा शैम्पू फ्री मिल गया, तो छोटा शैम्पू क्या था, तो शायद ट्रायल रन का आउटपुट रहेगा। अरे इसका मतलब टेंशन नहीं लेना खरीदता, मे भी, मैं हर बार होगा ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मे भी वो शायद ट्रायल रन का आउटपुट रहेगा, तो इधर उधर बेच, तो अगर उन्होंने बेच के उससे कुछ पैसा मिला तो दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ना, वो नुकसान कम हो गया ना आपका, तो उतना आप क्या करोगे, लेस कर लोगे। Am I very clear? वो पॉइंट था, बढ़ूँ आगे में पक्का। उसके बाद प्रोफेशनल फीस, एग्जाम्पल इंजीनियर हायर फॉर हेल्पिंग इन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, आपको टेक्नीशियन लेकर आते हो, उसको जो चार्जेस पे करोगे वो भी एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होगा। बढ़ूंगा, thus all expenses which are necessary for the asset to bring it to the condition, मिला क्या, and the location of the desired use will become the part of the cost of asset। एग्जाम्पल सबको क्लियर? बढ़ूंगा आगे, चलो आजा, क्या बोला आगे आप लोगों को, डन। However the following expenses should not, डबल अंडरलाइन, इनको नीचे दिए गए खर्चों को हमने बिल्कुल शुड नॉट नहीं करना, बिकम द पार्ट ऑफ द एसेट। कौन से खर्चे नहीं बनेंगे, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज ऑफ द बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। ये बहुत पूछा जाने वाला फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स आपको आते हैं विद रीजन, उसमें पूछा जा सकता है ये।
100% बहुत हाई चांसेस है ये क्वेश्चन पूछने का, इसको स्टार मार्क करके रखें। अगर आपने कोई नई सेटअप शुरू किया है, कोई नई मशीनरी सेटअप शुरू की है, कर दी है, तो वो आपके कॉस्ट के अंदर कभी पार्ट नहीं बनने वाले, वो आपके कॉस्ट का कभी हिस्सा नहीं बनने वाले। दे आर नॉट एट ऑल गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ असेट। मेक दीज थिंग्स वेरी क्लियर। वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। एम आई वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? श्योर वाला? आपने समझे 2 मिनट के लिए, मैंने कोई नई फैक्ट्री सेटअप की, नया ऑफिस सेटअप किया, अपने सत्यनारायण की पूजा रखी है, अरे वो वेफर पेड़े दिए ना, हाँ उसका जो खर्चा रहेगा ना, हाउ लाइटिंग वाइटिंग क्या रहेगा, वो सब कभी भी एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, फैक्ट्री के कॉस्ट में नहीं होगा। डन? ये तो ऐसा हो गया भाई, तूने गाड़ी खरीदी, समझो तूने कल जाके नई एक्टिवा खरीदी, एक्टिवा तेरी 90,000 रुपीज़ की, एक्टिवा लेके तू घर पे आया, लगे सबने बोला पार्टी पार्टी पार्टी, बोलते ना सब, तो पार्टी 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 चिल्लाने लगे सब लोग। पर तू लेके गया, पहले तो सबसे तू पेड़े का बॉक्स लेके आया, सब 200 रुपये का पेड़ा मिला, तूने बांटा सबको, फिर दोस्तों को पार्टी दी, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपये की, तो कोई देखो कल जाके पूछेगा भाई बता गाड़ी कितने की ली, तो बोलेगा 91,000। कम ऑन यार, इतना चिंदी मत बन। तो ऐसा थोड़ी बोलेगा 91,000 की गाड़ी तो तेरी 90 इंच थी, तूने पेड़े खिलाए, लोगों को पार्टी दी, वो थोड़ी एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो वैसे ही तूने अगर कोई एसेट ओपनिंग किया नया, कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग का नया शुरुआत किया, कंस्ट्रक्ट किया फैक्ट्री बिल्डिंग, फिर इनॉग्रेशन किया, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर? बढ़ो आगे। चल, उसका क्या दिया आपको? कॉस्ट ऑफ क्या हो गया? चल, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज। ये होता है आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आज तक हम लोग XYZ प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, आज तक में भी हमारी कंपनी सोप बेच रही थी, बराबर, आज उसने कोई नया टाइप का सोप लॉन्च किया, एकदम प्रीमियम कैटेगरी वाला, एकदम, या जैसे आईफोन होता है, एप्पल का हर बार आईफोन जब आता है तो नया पूरा लॉन्च रखता है, अगर आपने देखा रहेगा उसका, पहले स्टीव आता था, टीम कुक आता है, तो वो लोग पूरा प्रॉपर ऐसे डिजिटल पीछे स्क्रीन चलती रहती है और वो पूरा नए नए फीचर्स बताता है अपने मोबाइल का। अरे सर, मतलब वो जैसे अपने रेलवे स्टेशन में लोग कैसे प्रोडक्ट बेचते और बताते, देखो ये फेक पिक के दिखा, देखो टूटेगा नहीं, 1 नंबर क्वालिटी, 7 किलो, 100 का 1, वैसे ही समवॉट, बट वो लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे करते हैं, ऐसे नहीं बोलेगा कि वो लोकल बेच रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल। लोग आते हैं स्टॉक के लिए, मोबाइल उठा के बताएंगे, ये देखो ये फीचर है, घुमा के बताएंगे, फोटो खींच के बताएंगे, तो ये सारा लाइव लेकर आते हैं, अगर आपने देखा रहेगा। तो जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है, या हमने कोई नया शैम्पू लॉन्च किया, सोप लॉन्च किया, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हम उसका बहुत बड़ा इवेंट रखते हैं, काफ़ी बार लॉन्चिंग इवेंट, उसका खर्चा उस एसेट के, कोई भी एसेट के कॉस्ट में कभी इंक्लूड होने वाला नहीं। बढ़ूँ आगे। फिर कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, राइट। आपने कोई नए एरिया में फैक्ट्री सेटअप की, वहाँ पे जाके आपको लोगों को स्टाफ ट्रेनिंग, आपने फॉर एग्जाम्पल USA में जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप की और आपको लोगों को इंग्लिश सिखानी पड़ी, ये भी सिखाना पड़ सकता है, तो उनको आपने ट्रेनिंग दी उस एरिया के बारे में काम करने की, नए लोकेलिटी में, उसका कॉस्ट आएगा नहीं। और नेक्स्ट क्या बोला उसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, डे टू डे जनरल खर्च होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कभी भी एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। वंस एन एसेट has been brought to its intended condition and location of use, no cost should be recognized as a part of the cost of asset unless there is major repair or addition which increases, double underline, which increases the useful life of the asset or improves the production capacity of the asset। अगर वो तेरी लाइफ इंक्रीज करने वाला है, डबल अंडरलाइन, मैंने पहले भी समझाया, देखो यहाँ पर ही कवर होने वाला है। स्टोरी क्या थी? जब तक एसेट रेडी टू यूज होता है उसके पहले का खर्चा मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट के कॉस्ट में क्या होता है, ऊपर हमने जो भी नाम पढ़े जो एसेट के कॉस्ट में ऐड होते हैं, ट्रायल रन हो गया, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन का एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, याद आ रहा है? दे आर नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप समझे, ये टॉपिक के डिस्कशन में आपका एक दूसरा टॉपिक भी इनडायरेक्टली कवर हो रहा है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। ये कह रहे हैं एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गया, सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब वो एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। जो भी अपने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ओपनिंग, नया ओपनिंग किया आपने, वो बटाटा चिप्स और पेड़े वगैरह खिलाया, वो सब चीजें एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होने वाला नहीं। बट रेडी टू यूज होने के बाद भी कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, मतलब एसेट के कॉस्ट में ऐड हो सकता है। कब? अगर उससे एसेट की क्या बढ़ रही है? लाइफ बढ़ रही है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यूजफुलनेस बढ़ रहा है,
उसके लाइफ और प्रोडक्टिविटी में अगर कुछ एनहांसमेंट आता है, बढ़ रहा है, तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। देखो क्या बोला, रीड दैट लाइन अगेन, आ जाए अच्छे से, ध्यान दे वहां पर। वंस एन एसेट हैज बीन ब्रॉट टू इट्स इंटेंडेड कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ यूज, नो कॉस्ट should be recognized as the part of the cost of asset। कोई भी कॉस्ट, एक बार asset ready to use होगा, उसका कोई भी कॉस्ट asset के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बट स्टोरी में ट्विस्ट है, ढैंग ढैंग ढैंग, क्या वर्ड यूज किया गया है, unless, क्या बोला है, unless there is a major repair or addition which increases the useful life of the asset। अगर आपका कुछ मेजर खर्चा हुआ है, मेजर, भाई मैंने एक मशीनरी थी, उस मशीनरी का अंदर का मेन पार्ट चेंज कर दिया जिससे उस मशीनरी का लाइफ बढ़ गया। मेरे पास एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर का मैंने मदरबोर्ड चेंज कर दिया तो कंप्यूटर की लाइफ बढ़ गई। मैं कंप्यूटर का कीबोर्ड चेंज करूं, माउस चेंज करूं, उससे लाइफ नहीं बढ़ने वाली एसेट की। तो कीबोर्ड माउस चेंज करूं तो रेवेन्यू कर, बट मैंने अंदर का मदरबोर्ड चेंज कर दिया, उस एसेट का रैम चेंज किया, उसका कुछ बड़ा इम्पैक्ट लाया, तो फिर उससे क्या बढ़ रही है, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही है। देखो क्या वर्ड यूज किया गया है, वापस क्या वर्ड यूज किया, इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और इंप्रूव्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द, क्या कह रहे एसेट। तो आप अनलेस बोला, अनलेस मतलब इन केसेस में आप उस एसेट के कॉस्ट में ऐड करोगे। एम आई वेरी क्लियर? अकॉर्डिंगली कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल, मिला क्या, and items is capable of operating in, मिला क्या, in intended manner but is not yet put to use or is used at less than the full capacity should not be capitalized as a part of the cost of asset। क्या बोला उन्होंने, वापस रीड करें, आजा वापस। cost incurred while and item is capable of operating and intended manner, मतलब क्या, हमें कॉस्ट इनकर करनी है और एसेट क्या हो चुका है, इट्स केपेबल, डबल अंडरलाइन वर्ड करें, केपेबल ऑफ इंटेंडेड मैनर, मतलब एसेट तेरा इंटेंडेड मैनर में यूज करने लायक बन चुका है। तेरा एसेट केपेबल है, इंटेंडेड मैनर में यूज करने लायक बन चुका है, तो तू क्या करेगा, वापस समझ, अगर केपेबल और इंटेंडेड मैनर में यूज कर, मतलब क्या हो चुका है, रेडी टू यूज, बट तूने उसको एक्चुअल में यूज नहीं किया। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वही पॉइंट यहाँ पे बोला, पर तूने उसको एक्चुअल में यूज नहीं किया, मतलब या तो उसको तूने कैपेबिलिटी से कम यूज किया, तो भी उसके बाद, मतलब समझ 2 मिनट के लिए, तेरा एसेट रेडी टू यूज हुआ और उसके बाद थोड़े टाइम बाद एसेट क्या हुआ, पुट टू यूज। ये 2 वर्ड समझ में आ रहा है? मेरा एसेट रेडी था, कंप्यूटर आके घर पे रेडी था, बट मैंने 15 दिन उसको यूज नहीं किया क्योंकि मुहूर्त नहीं था। गाड़ी मैंने खरीद ली थी बट शोरूम वाले से डिलीवरी नहीं की, क्यों, क्योंकि मुहूर्त नहीं था, बोलूंगा कुछ दिनों बाद दूंगा। तो अगर एसेट रेडी टू यूज होगा और पुट टू यूज होगा, इसके बीच के खर्चे भी कभी कैपिटलाइज नहीं होंगे, वो रेवेन्यू होंगे, उसको कॉस्ट में ऐड करने का नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेडी टू यूज। मैं बता चुका हूँ, एसेट रेडी टू यूज होने के बावजूद अगर आप उसको पुट टू यूज नहीं करते तो भी डिप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि एसेट, क्योंकि टाइम जाने से भी तो एसेट डिप्रिशिएट होता है, फ्लक्शन ऑफ टाइम। तो रेडी टू यूज हो गया, एक बार खत्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रेडी टू यूज हो गया, उसके आपके सारे खर्चे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनलेस अंटिल एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपने मेजर खर्चा करके उसकी लाइफ बढ़ाई, इंप्रूवमेंट लाया, तब तो कैपिटल बनेगा। इन शॉर्ट फ्रैंकली बोलूं तो ये केसेस 1% होते हैं, 99% केसेस एसेट रेडी टू यूज होने का रेवेन्यू खर्चा ही होता है एसेट का। समझ में आ रहा है? पर इंपॉर्टेंट क्या है, रेडी टू यूज के बाद देखेंगे एक्चुअल यूज हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि तूने यूज ना भी कर तो भी एसेट रेडी टू यूज के बाद डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। आपको नहीं लगता इसके बाद एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गया, तब तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट पे ऐड हो जाते हैं। एक बार एसेट रेडी टू यूज होगा, उसमें एसेट में और ऐड नॉर्मली नहीं होता, उसका डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। आई होप दिस इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू। बढ़ूं आगे, पक्का? Similarly, cost of relocation of an asset should not be capitalized. Double underline, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। Cost of relocation of the asset, मतलब तू asset को एक लोकेशन से कहां लेकर जा रहा है, दूसरे लोकेशन पे, ये भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, मेरी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक नासिक में है, एक पुणे में है। मेरी एक मशीनरी थी जो पुणे फैक्ट्री में थी, अब मेरे को लगता है वो मशीनरी मैंने खरीद ली है, उसको सालों हो गए यूज कर रहा हूँ, तो जब खरीदा था तब तक का कॉस्ट वाज कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट? वो एसेट रेडी टू यूज था, रेडी टू यूज का भी पुट टू यूज भी हो चुका है।
और बाद में मैं उसको सोचता हूँ पुणे फैक्ट्री से नासिक फैक्ट्री शिफ्ट करता हूँ, मुझे 50,000 रुपए लगे उसको पुणे फैक्ट्री से नासिक फैक्ट्री तक ट्रक में लेके आने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन, रीअलोकेशन, उसका लोकेशन चेंज करने का जो खर्चा है वो क्या उस मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होगा? आंसर इज नो। पुणे फैक्ट्री के से नासिक फैक्ट्री लाने तक का खर्चा इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट तो कब का क्या हो चुका था, रेडी टू यूज। उसके बाद से मैंने उसकी जगह चेंज की, जगह चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एम आई वेरी क्लियर? आई होप इज दैट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। डन क्या? चलो, any deduction made to a particular item of the PPE is after it's initially put to use are depreciated over the remaining useful life of the asset. अगर आपने कोई एडिशन किया उस एसेट का, मैंने आपको कहा ये वाला इसके ऊपर डिस्कशन करें, मैंने एसेट 10 साल का एस्टिमेट किया था, मैंने एक मशीनरी खरीदी थी 10 साल, 2 साल बाद 10 साल लाइफ एस्टिमेट की थी। अब 2 साल बाद मैंने उसके ऊपर कुछ ऐसा खर्चा किया जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ गई, मतलब वो क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। तो उस एसेट की लाइफ अगर बढ़ रही है, से फॉर एग्जांपल अगर लाइफ बढ़ने का क्या इम्पैक्ट होगा, एक काम करते लाइफ वाला पॉइंट थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर सम्स के साथ समझाऊंगा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एसेट अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, बट लाइफ चेंज नहीं। तो लाइफ पे जो उसकी 1 से लेकर कितनी ईयर्स एस्टिमेट की थी मैंने? 10 ईयर्स तक एस्टिमेट की थी। 2 साल बाद मैंने समझो उसको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं एग्जांपल देता हूँ, समझे तो बेटर, सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने एसेट खरीदा था 10 लाख रुपए का, सिंपल 10 लाख का एसेट कितने साल तक यूज करने वाला था? 10 साल। एवरी ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख। तो ईयर 1 में कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 1 लाख। ईयर 2 में कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 1 लाख। ईयर 2 के बाद एसेट की वैल्यू कितनी दिखेगी मेरे बुक्स में? 8 लाख। 2 साल खत्म हुए, थर्ड ईयर शुरू हो चुका है। थर्ड ईयर में मैंने इससे फॉर एग्जांपल और 50,000 रुपीज का खर्चा किया जिससे एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आई रिपीट, एसेट के ऊपर मैंने खर्चा किया 50,000 रुपीज का जिससे एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी मशीनरी से और आउटपुट आना चालू हो गया। तो इस खर्चे को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया, इसको मैंने मेरे P&L को डेबिट नहीं किया, इसको मैंने मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब टेक्निकली आज मेरे एसेट की बुक्स में वैल्यू 8 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 8,50,000। ये एडिशन हुआ, एडिशन, राइट? अब इससे लाइफ नहीं चेंज हुई, लाइफ चेंज हुई तो क्या? ये आगे सम्स में पढ़ाऊंगा, इसको पेंडिंग रख। अभी मैं वो केस ले रहा हूं जब लाइफ चेंज नहीं हो रही, तो लाइफ चेंज नहीं हो तो 8,50,000 का सेट आगे कितने और साल बाकी हैं? 8 इयर्स। आज आगे आने वाले 8 इयर्स तक आप उसे डेप्रिशिएट करोगे, वो कहना चाह रहा हूं। वेरी क्लियर? देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हमने कभी में थॉट नहीं दिया हुआ है, बट दीज ऑल मैटर्स, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। एम आई वेरी क्लियर? बढ़ूं आगे? श्योर? डन? आप लोगों को वहां पर एक डिस्टिंग्विश दिया, डिप्रिशिएबल वैल्यू एंड फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। इसके ऊपर मैंने आपके साथ पहले डिस्कशन किया हुआ है, वो एक बार आपके साइड से रीड करेंगे, राइट? सो इधर हमारा एक पार्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट होगा, भूले मत, अभी तक मेरा यूजफुल है और इसका थोड़ा डिस्कशन बाकी है। ये कंप्लीट करके नेक्स्ट मेथड में फाइनली हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक्स, और फिर हम सेकंड मेथड पे जाएंगे, सेकंड हेडिंग पे जाएंगे, सॉरी। अभी 2 हेडिंग्स हैं, इनका डिस्कशन मैं साथ में करूंगा, दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। इन 2 के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एम आई वेरी क्लियर? तब तक के लिए आज यही रुकेंगे। बाय द मीन टाइम आप लोगों का काम है, अब घर पे अच्छे से पढ़ें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ बातचीत करें, लाइफ में अच्छा करें, क्योंकि एट द एंड कर्मा पेस। Make sure you be good and spread good around yourself. Have a nice time. Bye-bye.